Good morning, everyone. Good evening, good afternoon. Let's start. तो कल हमने, अगर आपको याद होगा, yesterday we started with uh, some understanding of work power energy revisions. So we will continue our discussion from that point onwards. ठीक है, आइए. तो कल अगर आपको याद होगा, हमने वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, इसके ऊपर बात कर रहे थे. So we will continue our discussion on that and we will see other varieties of questions जो कि पूछे जा सकते हैं. ठीक है, so let's start. Okay, so let's start with another question. देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं. A uniform chain, सब लोग लिखेंगे और सब लोग, and listen guys, as a ground rule, just give me a moment. Okay, so let's continue this question. A uniform chain of length L and mass m overhangs a horizontal table. Overhangs a horizontal table with a 2/3 part on the table. With 2/3 part on the table. The friction coefficient between the table, friction coefficient between table and chain is mu. Find the work done. Find the work done by friction during the period the chain slips off the table. बहुत अच्छा सवाल है ये. सबसे पहले ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप अब कॉन्सेप्चुअलाइजेशन स्टेज में आओ और इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ. तो ऐसा कुछ है, 2/3 पार्ट ऑन द टेबल. तो मान लीजिए ये चेन है, इसका 2/3 पार्ट यहाँ पे है और 1/3 पार्ट नीचे झूल रहा है ऐसे. दिस इज 1/3 ऑफ एल एंड दिस इज 2/3 ऑफ एल. ठीक है. फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द टेबल एंड द चेन इज म्यू. यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो है वो म्यू है. फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन ड्यूरिंग द पीरियड द चेन स्लिप्स ऑफ द टेबल. इसका मतलब चेन स्लिप हो रहा है. चेन स्लिप हो रहा है तो सबसे पहले यहाँ पे कॉन्सेप्चुअलाइजेशन स्टेज पे बताइए यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा. क्या इट विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन? करेक्ट. स्टैटिक फ्रिक्शन अगर लग रहा होता तो ये रेस्ट पे रहता 1/3 एल. तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा. राइट. अब काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन निकालना है. कैसे निकालें? ओके, काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन निकालना है. कैसे निकालें? I need some volunteers who would say something and then we will have a good discussion. Volunteers, participants. Very good. बोलो. Whosoever will raise the hand, he or she will learn the max. Okay. बाकी सब लोग स्पेक्टेटर की तरह सुनते रहो. हाँ बोलो, क्या सोच रही हो? सर पहले मतलब टेंशन फोर्स निकाल लेंगे हम. देन मतलब टेंशन नीचे जो मतलब मास रहेगा 1/3 एल का, तो फिर उसकी वजह से टेंशन एंड दैट टेंशन विल बी जस्ट ग्रेटर देन दी फ्रिक्शन फोर्स.
then only chain will slip. करेक्ट, बिल्कुल सही कॉन्सेप्चुलाइजेशन है। क्योंकि अगर जो टेंशन लग रहा है, अगर वो फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से कम हो गया, तो ऑब्वियसली ये स्लिप नहीं करेगा। दैट्स करेक्ट, दैट्स 100% करेक्ट। पर अभी ये स्लिप कर रहा है, ठीक है, अभी ये स्लिप कर रहा है, तो अभी स्लिप करने के बाद वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स से हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछा है, बट आपको समझ में आया कि ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज बेसिकली वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट? Yes. Okay. So how you plan to solve this? Okay. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब मुझे एक बात बताना, मैं तुम्हें कुछ बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से। लेट अस से कि हम इस एंड से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं dx लेंथ का, ठीक है। Yes. ये dx लेंथ का जो एलिमेंट है, इसको मैं सेपरेटली बनाता हूँ। ये dx लेंथ है, मान लो ये dx लेंथ का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो इसका वेट कितना होगा? क्या इसका वेट होगा m/l into dx into g? Everyone please listen to how the discussion is happening. Is this the weight of the element that we are talking about? ये छोटा सा एलिमेंट है dx Yes. का, ओके। इसका नॉर्मल रिएक्शन फिर कितना होगा? क्या इसका नॉर्मल रिएक्शन वही होगा जो m/l dx into g है? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ये बैलेंस आउट हो जाएगा, राइट? Yes, sir. अच्छा, तो इसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा छोटे से एलिमेंट के ऊपर? Mu into the normal reaction. Correct. Will it be mu into m/l into g into dx? Yes. अच्छा, अब मुझे बताओ, ये जो छोटा सा एलिमेंट है, ये एलिमेंट कितना दूर चलेगा बिफोर इट स्लिप्स ऑफ द टेबल? Can you repeat what you said? कितना नहीं, कितना दूरी ये चलेगा टेबल के ऊपर बिफोर इट स्लिप्स ऑफ द टेबल? ये देखो x है ना, हाँ. क्योंकि x दूरी पे हमने dx का एलिमेंट लिया था। Yes. तो ये जो छोटा सा एलिमेंट dx लिया है, जिसके ऊपर छोटा सा फ्रिक्शन फोर्स df लग रहा है, दिस इज सपोज लेट अस से दिस इज अ स्मॉल फ्रिक्शन फोर्स df व्हिच इज काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो इस छोटा सा df फोर्स का वर्क डन कितना हो जाएगा? That force into dx. नेट फोर्स इनटू dx नहीं, नेट फ्रिक्शन फोर्स इनटू x। क्योंकि ये पूरा टेबल में स्लिप होगा तो x डिस्टेंस तक इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, राइट? हाँ. Yes, sir. Yes, sir. तो इज दिस dw? क्या ये सबको समझा है यहाँ तक का वर्क? एवरीवन समझाइए। तो ये छोटा सा Yes. वर्क डन dw हुआ। सो टोटल वर्क डन कितना होगा? Integrate Yes, करना पड़ेगा. correct. Which will be mu into m/l into g into x into dx, right? Yes, sir. x की वैल्यू कहां से कहां तक? क्या ये समझा? Yes. तो ये आ जाएगा mu into m/l g into x square by t, 2 बार नीचे आ गया, x square जो किया will it be equal to 2/3 of l का होल स्क्वायर माइनस 0 Yes, स्क्वायर, sir. इतना ही आ गया, ठीक है। सो दिस विल बी mu into mg by 2l into 4/9 l square। तो एक l कट गया। सो वी आर हैविंग mu mg into 2/9 l। This is what we are getting, right? Yes. क्या क्लैरिटी है ये? Yes, sir. क्लियर है ये? अब ये आपका आंसर Yes. आया। This is the work done by the friction force during the time the
chain slips off the table. क्या ये सबको समझ में आया? अब ये इंटीग्रेशन वाला अप्रोच है, इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं। देखो, ये जो पोर्शन था ये सबको समझ में आया, आई एम प्रीटी मच श्योर। ये जो पोर्शन है चेन के सॉरी टेबल के ऊपर, अब हम अगर ऐसा सोचें कि इस चेन का सेंटर ऑफ मास जो है वो क्या इस चेन के सेंटर पे है, बिकॉज यूनिफॉर्म चेन है, सो विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1/3 L। और इस चेन का जो मास है, सेंटर ऑफ मास में पूरा का पूरा मास कंसेंट्रेट होगा, विच इज बेसिकली 2/3 L इंटू M/L इंटू G। ये तुम्हारा वेट हो गया है, L L कैंसिल हो गया, 2/3 mg आ गया, ठीक है। और इसका नॉर्मल रिएक्शन तो यही होगा, तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा that will be mu into normal reaction, which is 2/3 mg। और ये कितना दूरी से चलेगा, कितना दूरी चलेगा बिफोर इट स्लिप्स ऑफ द टेबल? 1/3 L, बिकॉज पूरा का पूरा मास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है। क्या तब भी आपको आपका रिजल्ट मिलता है? देखो, which is mu into 2/9 mg L। क्या ये समझा? क्या ये Yes, समझा? sir. बोलो, डिड यू अंडरस्टैंड? एक सेकेंड, देखो बच्चों, ये समझना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है ना? क्या क्लियर है ये पॉइंट? ये जो मैंने ब्लू कलर से दूसरा अप्रोच बताया, दिस इज स्मार्ट मेथड, जहां आप इंटीग्रेशन से बच गए हैं, जहां आप इंटीग्रेशन से बच गए, ठीक है। तो वर्क डन यहाँ पे आया क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे वर्क डन जो आ रहा है, ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म चेन था तो आपने ऐसा काम कर लिया, आपको देखो आंसर मिल गया और आप इंटीग्रेशन से बच गए। क्या आप ये समझे? तो यहाँ पे आपने क्या किया, पूरा का पूरा मास को कॉन्सेंट्रेटेड कराया कहाँ पे? सेंटर पे, ठीक है। सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट कराया और वर्क डन निकाल लिया। वर्क डन क्या क्या हो गया? वर्क डन आ गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जो फोर्स था वो डिस्प्लेसमेंट। तो ये वर्क डन जो है, यहाँ पे इस चीज को समझो, यहाँ पे एक कमेंट है, वर्क, तो यहाँ पे जो वर्क डन क्वांटिटी हम निकाल रहे हैं, दिस इज समवेयर ऑफ द टाइप, ठीक है, दिस इज समवेयर ऑफ द टाइप मास इनटू एक्स क्वांटिटी है, एक्स का स्क्वायर नहीं है, देखो मास इनटू एक्स टाइप का क्वांटिटी है। तो इसके कारण हुआ क्या, मास इनटू एक्स टाइप का क्वांटिटी है, तो इसीलिए आपने यहाँ पे पूरा का पूरा मास को सेंटर ऑफ द चेन पे कॉन्सेंट्रेट कर पाए। बहुत बार आपको ये डिसाइड करने की जरूरत पड़ेगी, क्या हम यहाँ पे पूरे के पूरे मास को सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड करा सकते हैं या नहीं, बहुत बार जरूरत पड़ेगी। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी इस टाइप की हो, जैसे कि mx टाइप, mr टाइप, ma टाइप, mv टाइप, इस टाइप की अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी हो, तो हम वहां पे टोटल मास को चेन के या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसके सेंटर पे मान सकते हैं और फिर पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? इस चीज को याद रखना है, ये आपको सेंटर ऑफ मास के रिलेशनशिप के पढ़ाते वक्त आपको ये और क्लैरिटी के साथ समझ में आएगी। ये बेसिकली एक स्टेटमेंट है जो कि हम सेंटर ऑफ मास में भी पढ़ते हैं। सो ये एक अच्छा सवाल है। ब्लू कलर से जो मैंने आपको तरीका बताया है, दिस अ स्मार्ट वे ऑफ डूइंग इट विच डज नॉट इन्वॉल्व एनी इंटीग्रेशन। तो जनरली यू नो जो नीट के बच्चे होते हैं, मैं इनको ये स्मार्ट मेथड सजेस्ट करता हूँ इस सवाल को सॉल्व करने में। बहुत ही आसानी से आ गया, देखो आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। टोटल मास जो टेबल के ऊपर था उसका सेंटर आपने ढूंढ लिया, बिकॉज ये यूनिफॉर्म चेन था, इसलिए आपने ऐसा कर पाया, ठीक है। चलेगा ये? Okay, fine. I think that
she has done really good job in participating in the discussion. So similarly, everyone is requested to participate, then only will learn. जो भी volunteer बनता है वो सबसे ज्यादा सीखता है, तो आपके ऊपर है आप सीखना चाहते हो या नहीं. Did you understand this? क्या किया हमने, ये जो 2/3L वाला पोर्शन है चेन टेबल के ऊपर, उसका सेंटर ढूंढ लिया, उसका सेंटर आ जाएगा 2/3L का आधे के ऊपर, वहां के पूरा का पूरा मास हमने कॉन्सेंट्रेट करा दिया, तो नॉर्मल रिएक्शन ऑफ वेट उसका निकाल लिया, और फिर वो पॉइंट कितने से शिफ्ट हो रहा है उसके अगेंस्ट का वर्क डन निकाल लिया, एंड वी गेट आवर आंसर वेरी फास्ट, रियल क्विक. ठीक है, इंटीग्रेशन से बच गए हम. ठीक है, लेकिन ये तरीका कब हम अप्लाई कर सकते हैं, जब हमारा फिजिकल क्वांटिटी जो है वो m इंटू एक्स टाइप का है. यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, जो आप फ्रिक्शन फोर्स निकाल रहे थे, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो था म्यू इंटू एन, एन था m इंटू जी टाइप्स, तो ये m आ गया और डिस्प्लेसमेंट हुआ x, तो m इंटू एक्स टाइप आपका आ रहा है. ये कुछ कांस्टेंट है, रहने दो, m इंटू एक्स टाइप आ रहा है, तो इसीलिए आप यहाँ पे सेंटर पे पूरे के पूरे मास को कॉन्सेंट्रेट करा पाए. ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है, क्लियर है ये? गुड, आ जाओ. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, राइट? नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन, ये देखो, अ बॉडी ऑफ मास m, a body of mass m when released from rest, when released from rest, a body of mass m when released from rest at height h hits the ground with speed, hits the ground with speed root gh. Find work done by resistive forces. Find work done by resistive forces. This is a very good question actually. कैसे इसको सॉल्व करना चाहते हो? बॉडी ऑफ मास m when released from rest, सुने ध्यान से, फ्रॉम अ हाइट h. तो मान लीजिए एक मास m की ऑब्जेक्ट है, इसको हम हाइट h से रिलीज कर रहे हैं. कॉन्सेप्चुअलाइजेशन स्टेज में ये डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको. when released from height h, work done by resistive forces. तो अगर हम इसको रिलीज कर रहे हैं, सुनो ध्यान से, इसको लॉजिकली कैसे सोचेंगे, अगर फ्रिक्शन नहीं होता, मतलब रेजिस्टिव फोर्सेस अगर नहीं होते, तो ये जब जमीन पे गिरता तो इसकी वेलोसिटी कितनी होती. तो आप बेसिकली इसमें किनेमेटिक्स लगा सकते हो. किनेमेटिक्स लगा के, बेसिक किनेमेटिक्स से आप ये जब हिट करेगा ग्राउंड को तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये निकाल सकते हो. कैसे? देखो, डिस्प्लेसमेंट है -h, इनिशियल वेलोसिटी है 0, एक्सेलरेशन है -g, ठीक है, और फाइनल वैल्यू निकालनी है मुझे. तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2 इंटू -g इंटू -h. तो इससे v की वैल्यू आ गई √2gh. समझे? ये वेलोसिटी आ गई इसकी व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, √2gh. क्या क्लियर है ये? √2gh. क्या क्लियर है ये? बट ये बोला जा रहा है कि ये कितनी हो गई है? √gh. इसका मतलब कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं, और फ्रिक्शनल फोर्सेस के कारण इसकी स्पीड कम हो गई. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्सेस कितना होगा? तो ये इसका आंसर निकालने के लिए कि वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, हमें यूज करना पड़ेगा वर्क एनर्जी थ्योरम. ठीक है, हमें यूज करना पड़ेगा वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? देखो, आप में से बहुत से लोग ये क्लासेस एक्चुअली कर चुके हो, रिवीजन है, तो आई एम टेकिंग द लिबर्टी ऑफ पुटिंग डाउन द वर्क एनर्जी थ्योरम इन मॉडिफाइड फॉर्मेट. मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर्मेट जो है, जो मैंने आपको सिखाया है, आई एम टेकिंग द लिबर्टी ऑफ यूजिंग दैट फॉर्मेट, मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर्मेट. अगर आपको याद है तो क्या मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम ये था कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय स्यूडो इज इट इक्वल टू del k plus del u. Work done by non-conservative, work done by external plus work done by pseudo, is it del k plus del u?
एवरीवन। क्या ये क्लियर है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन निकालना है मुझे, यही तो फ्रिक्शनल फोर्स है। रेजिस्टिव फोर्सेस इज बेसिकली नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, यही वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। ठीक है, आप में से कुछ लोगों को ये चीजों के बारे में उतना आइडिया नहीं होगा जिन्होंने मेरा क्लास नहीं किया है, या फिर आपने जो प्रीवियस अदर क्लासेस की उसमें थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा। इसके बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट दिस इन द नेक्स्ट वीक सेशंस, लेक्चर 3 और 4 में हम इसको भी कवर करेंगे। फिलहाल आप ये मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम का जो फॉर्मेट है, इसको ग्राउंड रूल मानते हुए इसको यूज करना सीखने की कोशिश करें, कैसे इसे यूज करना। ठीक है, ये कहाँ से आया, कैसे आया, इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे, बट इसको यूज करना आना चाहिए। सबसे पहले देखो, ये जो इक्वेशन है वर्क एनर्जी थ्योरम, ये इक्वेशन सबसे पहले सेम ऑब्जर्वर से आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की कैलकुलेशन कराते हो। सेम ऑब्जर्वर मेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड and right hand side calculation। ठीक है, सेम ऑब्जर्वर मेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड कैलकुलेशन। मतलब हम ऑब्जर्वर, देखो हमने ये सीखा है कि ऑब्जर्वर को, वर्क एनर्जी थ्योरम में हम ऑब्जर्वर को कहाँ रखते हैं? ग्राउंड फ्रेम पे। ऑलमोस्ट हमारा काम 100% में से 98-99% ग्राउंड फ्रेम में ही ऑब्जर्वर को रख के अपना काम हो जाता है। तो ग्राउंड फ्रेम में अगर ऑब्जर्वर को रखेंगे तो ग्राउंड फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है वही वर्क डन की कैलकुलेशन करेगा और वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन करेगा। क्लियर है ये? तो देखो, वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये तो मुझे निकालना है, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या? आप बोलोगे सर mg लग रहा है, बट mg जो है ये आ जाता है डेल्टा यू में। जो स्प्रिंग, जो डेल्टा यू है, पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये बेसिकली मेजरली क्या क्या फोर्सेस कंप्राइज करता है? ये कंप्राइज करता है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स। सुना है क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स, ये मेजर दो फोर्सेस को ये कंप्राइज करता है। मतलब जब भी हम डेल यू की बात करेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट कि कौन से फोर्स का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको याद होगा, मैंने हमेशा जब भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात की है, मैंने हमेशा पूछा है कौन सा पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। वो केस टू केस बेसिस में या क्वेश्चन टू क्वेश्चन में वेरी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन की जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो किन कारणों से उस सिस्टम में आ रही है। इज इट बिकॉज ऑफ स्प्रिंग और इज इट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन? ठीक है, हो सकता है कि किसी केस में सिर्फ ग्रेविटेशन के कारण हो, किसी केस में सिर्फ स्प्रिंग के कारण हो, और किसी केस में दोनों के कारण हो। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट हम डेल्टा यू निकालेंगे, जिस किसी भी सोर्स के कारण चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। तो जैसे कि अगर मैं इस केस की बात करूं, यहां पे क्या कहीं पे आपको कोई स्प्रिंग नजर आ रहा है? कोई स्प्रिंग नहीं है। इसका मतलब ये जो डेल यू है, दिस डेल यू विल बी एंटायरली बी टेकन केयर ऑफ बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। यस नो मे बी? क्या ये समझा? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण स्प्रिंग है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एक्सटर्नल फोर्स हम mg को बोल सकते हैं, बट mg क्या है? डेल्टा यू में आ जा रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं है, वो जीरो हो गया। सूडो फोर्स जीरो है क्योंकि हम ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, सूडो फोर्स आने का सवाल नहीं है। सूडो फोर्स कब आता है? जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में होते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम है जो एक्सेलरेटेड होता है। फ्रेम मतलब वो जगह जहां से हम ऑब्जर्व करते हैं डिफरेंट फेनोमेनन को। ऑब्जर्व कौन करता है? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन है? हम। तो हम बोलेंगे ऑब्जर्वर, बट हम अपने आप को इमेजिन करेंगे ऑब्जर्वर की जगह पे और चीजों को देखेंगे, उसकी वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, ये सब चीजें निकालेंगे। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हमने किनेमेटिक्स में रिविजन्स में भी कवर किया है। आप में से कुछ लोग जो किनेमेटिक्स में कंफर्टेबल नहीं है, वो मेरे लेक्चर्स को देखें। ठीक है, यू वुड बी मतलब हेल क्लियरर। अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाना जानते हो, थोड़ा भी अक्ल आप अप्लाई करना जानते हो, तो आप मेरे लेक्चर्स देख लो एक बार, आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी। बहुत ही अच्छे से वो लेक्चर्स बनाई गई है, कुछ भी छोड़ा नहीं गया, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे, क्रिस्टल क्लियर एकदम। सो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय सूडो, दिस इज इक्वल टू डेल के प्लस डेल यू। अब डेल के जो है, सुने, डेल के इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी।
डेल का मतलब ही होता है, डेल किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ एक्ट अगर करता है तो वो हमें उसका मतलब होता है फाइनल वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो काइनेटिक एनर्जी की फाइनल वैल्यू क्या है? काइनेटिक एनर्जी की फाइनल वैल्यू है हाफ इंटू एम इंटू, फाइनल वैल्यू क्या है? स्ट्राइक्स द ग्राउंड स्पीड ऑफ रूट जी एच, ये फाइनल वैल्यू, ये वी फाइनल है। और वी इनिशियल क्या है? 0। तो हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, इट इज जी एच माइनस हाफ इंटू एम इंटू 0 स्क्वायर, विच इज हाफ इंटू एम इंटू जी एच माइनस 0, डेल के हो गया। एंड डेल यू अगर हम करेंगे तो डेल यू इज यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में एक और चीज आती है, रेफरेंस पॉइंट। अगर हम ग्राउंड को रेफरेंस पॉइंट माने तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी mgh। तो आपकी जो रिजल्ट आई वो आई वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल टू ध्यान से देखेंगे, दिस इज mgh by 2 minus mgh, which is minus mgh by 2। this is the work done by non conservative forces या resistive forces। क्या क्लैरिटी है? क्या ये समझा? देखो ये सवाल में मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम डालने की कोशिश की है। मैं वर्क एनर्जी थ्योरम के और कुछ और क्वेश्चंस आज मेरे प्लान में है कि मैं लूंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा, जहां पे हम लोग इसी पर्टिकुलर इक्वेशन को अच्छे से और अप्लाई करना सीखेंगे। क्या ये सबको समझा है? क्लियर है ये? फाइन फाइन, कोई बात नहीं, चलो अभी देखो एक और सवाल लो। देखो एक सवाल ले रहा हूं मैं। A rigid body of mass 3 kg, a rigid body of mass 3 kg is taken up, is taken slowly, is taken slowly, ध्यान से सुनना सवाल को, is taken slowly up the, is taken slowly up the, एक second, okay fine, if you wish to note it down fast please। okay, सुनो अभी ध्यान से। A rigid body of mass 3 kg is taken slowly up in an inclined plane of length 10 meter and height 6 meter, and then allowed to slide down, and then allowed to slide down to bottom again। क्वेश्चन को पढ़ना, समझने की कोशिश करना। What you can make out from this entire data set, ठीक है? The coefficient of friction between the body and plane is 0.5। ये डायग्राम बना था, देखो एक इंक्लाइन प्लेन है,
और इस इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक है, ये 3 kg का मास है, ठीक है। और ये जो वेज है, ये वेज फिक्स्ड है, इट्स अ फिक्स्ड वेज, ठीक है। और अब लेंथ 10 मीटर, हाइट 6 मीटर। देखो ये 6 मीटर है और ये जो हाइट है, ये हाइट है 10 मीटर। ये हाइट 10 मीटर है, राइट। ये हाइट 10 मीटर है। तो आपको एंगल नहीं दिया, एंगल आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगा के निकालनी पड़ेगी। फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी एंड द प्लेन इज 0.5। यहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो है 0.5, ये आपको दे दिया गया, ठीक है। अब आप देखें ध्यान से, जो जो बेसिक डेटा है आप वो निकाल लो। अब देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, अच्छा जी की वैल्यू कितनी लेनी है? जी की वैल्यू लेनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बोल दिया है, ठीक है। अब पहला सवाल है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर द राउंड ट्रिप, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर द राउंड ट्रिप। मेरे को इसमें एक एक क्वेश्चन के ऊपर मुझे पार्टिसिपेंट्स चाहिए। ये डिस्कशन से बहुत कुछ सीख जाओगे तुम, है ना, बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। सेकंड वाला पार्ट है, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स assuming it acting parallel to inclined plane, parallel to inclined plane in upward journey. C, work done by frictional force over the round trip, work done by frictional force over the round trip. Kinetic energy of body, kinetic energy of body at the end of trip, kinetic energy of the body at the end of trip. So let's start with question number A, work done by gravitational force over the round trip. तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन ध्यान समझते हैं। जब हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं और जब हम इसको वापस वहां से छोड़ दे रहे हैं और वो नीचे आ रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन, जब हम इसको यहाँ से ऊपर लेके गए हैं और फिर वहां से जब रिलीज कर रहे हैं नीचे आ रहा है, क्या लगता है आपको क्या होगा? थोड़ा सा अक्कल लगाओ। देखो इस ब्लॉक के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो लग रही है ऐसे mg, ठीक है, mg। वेरी गुड, आई हैव गॉट अ वेरी नाइस आंसर, दैट इज अ करेक्ट आंसर। ये mg लग रहा है, देखो इसको ऊपर ले गए, ठीक है, और इसको नीचे, फिर उसको वहां पे छोड़ दिया, वो नीचे आ गया। तो ओवर दिस कंप्लीट ट्रिप अगर हम देखें, ये ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है। इसको हम ऐसे देख रहे हैं, सुनो ध्यान से। इस mg के दो कंपोनेंट कर रहे हैं हम, एक कंपोनेंट है इस तरफ और दूसरा कंपोनेंट है इस तरफ ठीक है। इधर वाला कंपोनेंट है mg cos थीटा। अच्छा ये थीटा कितना आएगा ये हमने निकाला नहीं। थीटा कितना है बेसिक मेंसुरेशन से? sin theta is perpendicular to 6/10 which is 3/5, क्या 37 डिग्री है? 37 डिग्री, वेरी गुड। तो अब देखो ध्यान से, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिस वन विल बी mg sin थीटा, इधर वाला कंपोनेंट, व्हिच इज 30 into sin 37, sin is 3/5, 30 into 3/5 is 18 न्यूटन। तो 18 न्यूटन इधर है और इधर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? 30 cos 37, cos 37 is 4/5, 30 into 4/5 is 24 न्यूटन, ये 24 न्यूटन लगेगा। अब सुनो ध्यान से, नॉर्मल रिएक्शन मतलब 24 न्यूटन हो गया, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो 24 न्यूटन, ये अपने को समझ में आ गया, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, वर्क डन में ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स का वर्क डन क्या होगा? जब ये ऊपर लेके जा रहे हैं तो ग्रेविटेशन फोर्स का वर्क डन हो जाएगा फॉर अपवर्ड ट्रिप। सुनो, अपवर्ड ट्रिप के लिए ग्रेविटेशन फोर्स का वर्क डन क्या हो जाएगा? 18 इंटू -10। -10 क्यों? क्योंकि 18 जिधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट जिधर हो रहा है ये ऑपोजिट है,
और डाउनवर्ड ट्रिप के लिए वहां पे जब छोड़ दिया और वो नीचे आ रहा है, क्या वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी 18 into 10। तो पूरे राउंड ट्रिप के लिए अपवर्ड और डाउनवर्ड क्या ये हो जाएगा -180 + 180, इज इट 0 जूल? So I got this answer from one of the participants. Very good. Congratulations. You did it well. क्या clarity है ये? Work done by gravitational force over the round trip is this. क्या clear है ये? समझे आप? अच्छा, इसमें बहुत से बच्चे पूछ सकते हैं सर 18 को आपने लिया 24 को नहीं लिया। 24 को इसलिए नहीं लिया क्योंकि 24 इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, तो उसका वर्क डन तो 0 ही होगा, अपवर्ड में भी डाउनवर्ड में भी, तो इसीलिए उसको कंसिडर ही नहीं किया। क्या क्लैरिटी यही है? अभी देखो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स अज्यूमिंग टू बी एक्टिंग पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन इन अपवर्ड जर्नी। तो अप्लाइड फोर्स जो है इसका वर्क डन निकालना है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। आपको ये निकालने के लिए आपके मन में जो बच्चा सोचता है, जिसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आता है, वो ये सोचता है कि जब हमने इसको ऊपर लेके जा रहे हैं तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी है। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो फोर्स कितनी है, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन कितनी है व्हाइल इट इज गोइंग डाउन, व्हाइल इट इज गोइंग अप। क्लियर है ये? अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, रिजिड बॉडी ऑफ मास 3 kg इज टेकन स्लोली अप एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ लेंथ 10 मीटर। ठीक है, तो स्लोली अगर हम उसे लेके जा रहे हैं तो अप्लाइड फोर्स जो है क्या वो 18 के बराबर होगा, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देन ओनली द एक्सेलरेशन विल बी 0। यस और नो? क्या वो 18 के बराबर होगा अप्लाइड फोर्स? एवरीवन 30 के बराबर नहीं होगा। इट इज एक्टिंग पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन। तो पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन, अगर हम पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन देखें तो पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन उसकी एक्सेलरेशन 0 है। इट इज मूविंग वेरी स्लोली अप द इंक्लाइंड प्लेन। तो टेकन स्लोली, ये वर्ड स्लोली यहाँ पे हेल्प करता है आपको ये डिसाइड करने के लिए कि इसकी एक्सेलरेशन 0 है। तो अगर ये एक्सेलरेशन 0 है, सुने, ओके 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 ओके, 18 प्लस फ्रिक्शन, बिल्कुल सही, फ्रिक्शन फोर्स भी यहाँ पे लगेगा बिकॉज इंक्लाइन प्लेन है। गुड गुड गुड, आई फॉरगॉट अबाउट दैट पॉइंट। एक्सेलरेशन 0 है तो अप्लाइड फोर्स कितना होगा? वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। अप्लाइड फोर्स कितना होगा देखो ध्यान से, वेरी गुड, माय मिस्टेक। क्या इधर लग रहा है देखो 18, मान लो हमने ये फोर्स लगाया है F पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन, तो ये जा रहा है ऊपर, तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो भी लगेगा इस तरफ, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा? इट इज मूविंग अप, मतलब म्यू के इंटू एन। तो म्यू की वैल्यू है 0.5, तो 0.5 इंटू नॉर्मल रिएक्शन अगर मैं करूंगा दैट इज 12, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये आ जाएगा 12 न्यूटन। तो ये जो फोर्स है, अगर मुझे इसकी एक्सेलरेशन 0 करनी है तो ये जो फोर्स F है विल इट बी इक्वल टू 12 + 18 विच इज 30 न्यूटन। यस और नो? क्या F की वैल्यू 30 न्यूटन है? हाँ, तो अगर F की वैल्यू 30 न्यूटन है, ठीक है, अगर F की वैल्यू 30 न्यूटन है तो अभी 30 न्यूटन फोर्स के साथ कितना डिस्प्लेस करा रहे हैं हम? 10 मीटर। तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन मूविंग इन अपवर्ड जर्नी विल बी 30 into 10, 300 जूल शुड बी योर आंसर। क्या ये क्लियर है सबको? सेकंड वाला पार्ट, आई होप एवरीबॉडी गॉट अ क्लैरिटी ऑन दिस, राइट? थर्ड वाला पार्ट देखो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ओवर द राउंड ट्रिप। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ओवर द राउंड ट्रिप, बहुत अच्छा सवाल है। जब हम ऊपर जा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है? नीचे। कितना लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है 12 न्यूटन। जब हम ऊपर जा रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स लग रही है नीचे, तो अपवर्ड ट्रिप के लिए फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन हो जाएगा -12 into 10। डाउनवर्ड ट्रिप के लिए जब वो नीचे आ रहा है, जब उसको छोड़ दिया और वो नीचे आ रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऊपर और ये इधर नीचे। क्लैरिटी है ये?
क्लियर है ये? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऊपर और वेलोसिटी है नीचे, तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ऊपर और डिस्प्लेसमेंट हो रही है वेलोसिटी के डायरेक्शन में नीचे। तो डाउनवर्ड जर्नी में भी आपकी जो फ्रिक्शन फोर्स है वो है 120। तो पूरे जर्नी में अपवर्ड और डाउनवर्ड मिला के क्या ये हो जाएगा -240 न्यूटन। अब ये माइनस क्यों होगा? माइनस इसलिए होगा बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड जर्नी में और डाउनवर्ड जर्नी में इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। क्या आप ये देख पाए? अपवर्ड में और डाउनवर्ड में जब हम ऊपर लेके जा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट हो रही है ऊपर। देखो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर लगती है? काइनेटिक फ्रिक्शन इज अपोजिट टू वेलोसिटी। यस और नो एवरीवन? काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगती है? अपोजिट टू वेलोसिटी, राइट? जिधर वेलोसिटी होती है, रिलेटिव वेलोसिटी होती है बिटवीन टू सरफेसेस की, क्या उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है? काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी है तो काइनेटिक फ्रिक्शन, और अगर रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है तो स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट? इज दैट द बेसिक कॉन्सेप्ट दैट वी लर्नड इन द फ्रिक्शन एज वेल एज फ्रिक्शन की रिविजन्स में भी? क्लियर है ये पॉइंट? तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। तो इसीलिए जब ऊपर जा रहा है, जब ये ब्लॉक को ढकेल के ऊपर लेके जाया जा रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की तरफ बट फ्रिक्शन लग रहा है नीचे की तरफ, तो दोनों के बीच के एंगल 180 डिग्री होने के कारण, अपोजिट होने के कारण, वर्क डन जो है फ्रिक्शन फोर्स का वो है नेगेटिव। और नीचे जब आ रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे की तरफ। तो अभी भी देखो दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है? 180 डिग्री। तो अभी भी वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्या मेरी बात समझ में आई है? अब देखो नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ ट्रिप। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी निकालने के लिए, जैसे ही हमें ये काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है, हमें सोचना चाहिए वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो मैंने लास्ट स्लाइड में आपको लिखवाया था, फिर से मैं ये पूरा स्टेटमेंट लिखता हूं। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय स्यूडो इज इक्वल टू डेल के प्लस डेल यू। ठीक है, अब यहाँ पे डेल यू किसके किसके कारण है? ग्रेविटेशन के कारण, स्प्रिंग के कारण, या दोनों के कारण? एक्चुअली एक सिर्फ ग्रेविटेशन के कारण है, स्प्रिंग तो है ही नहीं। तो आइए समझते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन। देखो अपवर्ड और डाउनवर्ड जर्नी में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग, तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अपवर्ड और डाउनवर्ड मिला के है -240। लिख दो। वर्क डन बाय एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फोर्सेस यहाँ पे क्या लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स आ गया। फ्रिक्शन फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को मैं डाल दिया। एक्सटर्नल फोर्स इसमें क्या लग रहा है? एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे लग रहा है जो फोर्स आपने लगाया था, जो फोर्स आपने लगाया था अपवर्ड जर्नी के लिए। अपवर्ड जर्नी के लिए आपने फोर्स कितना लगाया था? आपने फोर्स लगाया था 12 प्लस 18 दैट इज 30 न्यूटन, तो उसका वर्क डन है +300 न्यूटन। डाउनवर्ड जर्नी में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सूडो फोर्स 0 है। इज इट इक्वल टू डेल के प्लस डेल यू? डेल यू क्या है? डेल यू इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम समझते हैं, देखो ध्यान से, इसको ले जाया गया ऊपर और फिर नीचे आ गया। तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए अगर मैं इस लेवल को रेफरेंस लेवल 0 मानूं, तो ब्लॉक को नीचे से ऊपर ले जाया गया फिर ऊपर से नीचे ले आया गया, तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0, बिकॉज फाइनली हाइट फ्रॉम दिस रेफरेंस लेवल वही होगी जो इनिशियली है, क्योंकि वो ऊपर जा रही है और फिर इंक्लाइन प्लेन से नीचे आ जा रही है, तो उसकी हाइट फ्रॉम द रेफरेंस लेवल जो है वो वही रह रही है। भले वो इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग जाए ऊपर और फिर नीचे आ जाए, तो उसकी हाइट फ्रॉम दिस रेफरेंस लेवल इज ऑलवेज द सेम। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुई नहीं, तो डेल यू 0 है। डेल के जो है ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपको चाहिए, विच इज हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर -0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर हम बोलते हैं कि 0 से स्टार्ट कर रहा है तो हाफ एम स्क्वायर -0। तो अब देखो 300 माइनस हो जाए 60, 60 इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, इज हाफ इंटू 3 इंटू वी स्क्वायर, राइट? तो इससे v स्क्वायर की वैल्यू आएगी 120/3 दैट इज 40, तो v की वैल्यू आएगी √40 मीटर पर सेकेंड। समझा क्या? √40 मीटर पर सेकेंड। ये आया आपका काइनेटिक एनर्जी। तो हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, सॉरी, तो काइनेटिक एनर्जी इज 60 जूल, हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, काइनेटिक 60 जूल और वेलोसिटी बोल दे तो √40। क्या ये समझा? ये देखो ये 4 सवाल हैं, एकदम बेसिक उठा के दिया है मैंने, ताकि वो बच्चा जो कि स्ट्रगल कर रहा है उसको अच्छा लगे, उसको समझ में आए।
ये सवाल सर, ये सवाल आएगा क्या एग्जाम में? नहीं, बट इस सवाल के बेस पर आपका फाउंडेशन बिल्ड हो रहा है और आप इसके आगे के सवाल करोगे। इसके बाद आपको मेरे हिसाब से आपको स्प्रिंट सेट्स या मॉड्यूल्स उठाने चाहिए इन सवालों को करने के बाद। ठीक है, क्या ये कॉन्फिडेंस आया आपको इस सवाल का? क्या ये क्लियर है? बोलना पड़ेगा दोस्त, ऐसे नहीं चलेगा। क्लियर है ये पॉइंट? Shall I move ahead? Very poor response. People are not responding. जिनके लिए ये सेशन है वही चुप रहते हैं, कैसे चलेगा? क्लैरिटी है ये? ओके, इसे नोट करें, नोट करें। आ जाओ। देखो, एक बेसिक सवाल ले रहा हूं मैं, ध्यान सुनना। m1 और इसका मास है m2, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, ये आपका टेबल टॉप है। ठीक है, so the two blocks are connected by a string as indicated in the figure, आपको दिख रहा है। They are released from rest. Mu is the coefficient of friction between the floor and the block of mass m1. Find their common speed after they have moved a distance L. Find their, क्वेश्चन लिख रहा हूं, find the common speed of both blocks after they have moved a distance L. अब after they have moved a distance L मतलब क्या? ये ब्लॉक भी L डिस्टेंस आगे गया है और ये ब्लॉक भी L डिस्टेंस नीचे गया है। दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आफ्टर दे हैव मूव्ड अ डिस्टेंस L। और आपको ये न्यूटन लॉ से समझ में आता है कि देयर इज अ स्ट्रिंग कांस्ट्रेंट कि m1 जितना इधर खिसकेगा m2 भी उतना नीचे खिसकेगा, जो कि आपको स्ट्रिंग कांस्टेंट से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो m1 अगर L से खिसक रहा है राइट हैंड साइड में, तो m2 नीचे जाएगा L से। ठीक है, L डिस्टेंस से नीचे जाएगा बिकॉज m2 has to go down। अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करें? कॉमन स्पीड ऑफ बोथ ब्लॉक्स आफ्टर दे हैव मूव्ड अ डिस्टेंस L। देखो, इस सवाल को सॉल्व हम समझ सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। अभी कॉन्सेप्चुअली सोचो, अगर मैं, सुनो, अगर मैं ये निकाल देता हूं कि मास m1 की वेलोसिटी क्या है आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस L, तो जो मास m1 की वेलोसिटी होगी आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस L, क्या स्ट्रिंग कांस्टेंट से वही वेलोसिटी m2 की भी होगी? हाँ या ना? इसको करने के अलग अलग अप्रोचेस होंगे, मैं आपका फंडा क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। सुनो ध्यान से, m1 L डिस्टेंस मूव करने के बाद उसकी जो भी वेलोसिटी होगी, क्या सेम वेलोसिटी m2 की भी होगी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्यों? आपने स्ट्रिंग कांस्टेंट पढ़ा है, स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो जो m1 की वेलोसिटी होगी या जो m1 की एक्सेलरेशन होगी, क्या सेम एक्सेलरेशन m2 की भी होगी? तो सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम वेलोसिटी, सेम एक्सेलरेशन m1 और m2 की होगी। वो क्यों होता है? आपको स्ट्रिंग कांस्टेंट का फंडा आपको पता है, उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से आप निकाल सकते हो। मैं उस पर जाऊंगा नहीं, अदरवाइज हम अलग जगह पे चले जाएंगे। तो अब इस सवाल को सॉल्व कैसे किया जाए? देखो, इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका है कि अगर आप टेंशन निकाल दो
क्या निकाल दो, टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स का वर्क डन आप निकाल लो, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन निकाल लो, और फिर वर्क एनर्जी थ्योरम निकाल लो, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ M1 ब्लॉक निकाल लो। क्या बोला मैंने, सुनो ध्यान से। सपोज मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना चाहता हूं, और मैं वर्क एनर्जी थ्योरम किस पे लगा रहा हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन ब्लॉक M1। ब्लॉक M1 के ऊपर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना चाहता हूं। तो ब्लॉक M1 के ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम, अब यहाँ पे भी एक सवाल है कि सर आपको पता कैसे चला वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है। सुनो, पता मुझे ऐसे चला, वैसे इसको आप चाहो तो आप इसे किनेमेटिक्स से भी कर सकते हो। तो हमें पता कैसे चलेगा वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है, सुनो ध्यान से। अगर हमारे पास ये 3 वेरिएबल इन्वॉल्व हो, ये क्लास के डिस्कशन में जो लोग थे उनको तुरंत याद आ जाएगा, बाकी सब लोग इसे एक ट्रिक की तरह समझो। अगर किसी भी सवाल में फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, अगर किसी भी सवाल में फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हो, तो हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा। ये क्लास के डिस्कशन में, नोट्स में अच्छे से लिखाया गया है, बट अभी अगर कोई बच्चा जिसने ये मिस किया है उसके लिए मैं फिर से बता देता हूँ। अगर किसी सवाल में फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी इन्वॉल्व हो, तो वी शुड थिंक अबाउट वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो यहाँ पे फोर्सेस इन्वॉल्व है, क्या क्या फोर्सेस हैं, देखो यहाँ पे बहुत सारे फोर्सेस हैं सर, वेट है, फ्रिक्शन फोर्स है, टेंशन है, बहुत सारे फोर्सेस इन्वॉल्व है। डिस्प्लेसमेंट है, देखो एल डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, और वेलोसिटी पूछा जा रहा है, तो ये 3 क्वांटिटीज इन्वॉल्व है, तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में सोचेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूँ ब्लॉक M1 के ऊपर। अगर मैं ब्लॉक M1 के ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं, तो M1 के ऊपर जितने भी फोर्सेस वर्क डन कर रहे हैं सबके बारे में मुझे सोचना है। कौन कौन से फोर्सेस वर्क डन कर सकते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, सबसे पहले वो जानने के लिए सबसे पहले M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो M1 का क्या क्या फोर्स लग रहा है, देखो एक तो लग रहा है M1G विच इज द वेट, दूसरा लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, तीसरा लग रहा है फ्रिक्शन, चौथा लग रहा है टेंशन। ये 4 फोर्सेस है। तो इन सभी फोर्सेस का वर्क डन हमें लिखना पड़ेगा। तो अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लिख रहे हैं तो हमने कुछ ऐसा पढ़ा है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय स्यूडो इज इट इक्वल टू डेल के प्लस डेल यू। ये हमारा मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम है। ये आई एम प्रीटी मच श्योर ये मैक्सिमम बच्चों को आता है। ठीक है, अब ये आया कैसे, इसके ऊपर आप मेरा आप लोगों को इंस्ट्रक्शन रहेगा कि आप लोग मेरे नोट्स को जाके देखें, आपको वहां पे क्लैरिटी आएगी। वर्क डन, ये हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम का बेसिक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम आ गया। अब सवाल है कि कैटेगराइजेशन करते हैं, क्या ये फ्रिक्शन जो है क्या ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, हाँ। क्या ये M1G, क्या ये M1G डेल्टा U में आ जाएगा, हाँ। क्या ये नॉर्मल रिएक्शन ये एक्सटर्नल फोर्स है, हाँ। ये टेंशन क्या ये एक्सटर्नल फोर्स है, हाँ। ठीक है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन। अब फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन हो जाएगा म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन M1G के बराबर है इनटू L, माइनस माइनस क्यों सर, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे, तो इसीलिए माइनस। क्लियर है ये। एक्सटर्नल फोर्स में क्या क्या आ रहा है, देखो नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन 0 होगा, बिकॉज वो जिधर लग रहा है और जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रही है दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा नॉर्मल रिएक्शन वाला। बट टेंशन का तो होगा, टेंशन का कितना होगा, टेंशन का होगा T इंटू एल, जिधर टेंशन लग रहा है उधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो T इंटू एल। सूडो फोर्स का वर्क डन 0 है, इज इक्वल टू डेल के प्लस डेल यू। अब डेल यू क्या है, डेल यू इज यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स में देखो लेवल ऑफ दिस M1 मास हैज नॉट चेंज, वो पहले भी टेबल टॉप के ऊपर है, बाद में भी टेबल टॉप के ऊपर है, तो उसकी लेवल फ्रॉम द रेफरेंस लेवल जहां पे अपने रेफरेंस माना है उससे चेंज नहीं हुई है, तो डेल यू 0 है। डेल के इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज हाफ इनटू M1 इनटू v स्क्वायर माइनस 0, ये लिख दिया आपने। अब आपका काम रहेगा कि ये टेंशन निकालना है। अब ये टेंशन कैसे निकाला जाए, ये टेंशन निकालने के लिए क्या हमें न्यूटन का सेकंड लॉ लिखना पड़ेगा।
तो न्यूटन का सेकंड लॉ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं मैं। क्या ये M2G है? क्या ये टेंशन T है? ठीक है, और क्या ये एक्सलेट करेगा इधर A से? क्या इसका इक्वेशन लिखेंगे, M2G माइनस T, M2G सपोर्टिंग A, T इज अपोजिंग A, इज इट इक्वल टू M2A? यस। और इसका M1 का हो जाएगा T इज इक्वल टू M1A। फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो M2G इज इक्वल टू M1 प्लस M2A हो जाएगा। तो इससे A की वैल्यू आ गई M2G बाई M1 प्लस M2। A की वैल्यू आई, बट मुझे तो T चाहिए, तो T निकालने के लिए T विल बी इक्वल टू M2G माइनस M2A। कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? फ्रिक्शन का वर्क डन इधर आया ना, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में फ्रिक्शन का वर्क डन आया है ना। क्लियर है ये? फ्रिक्शन का वर्क डन यहाँ आया ना, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में। अभी तो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, ये लिखने में क्या, करेक्ट, यू आर राइट। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, पीपल हैव टर्न स्मार्ट, करेक्ट, वेरी गुड, एकदम सही। क्या इसका इक्वेशन जो लिखेंगे, T माइनस फ्रिक्शन फोर्स कितना है, म्यू इंटू M1 इंटू जी, इज इट इक्वल टू M1A। क्लियर है ये? T कट गया तो ये आ जाएगा M2 माइनस म्यू M1 इंटू जी बाई M1 प्लस M2। क्या ये A है? अब ये A की वैल्यू यहाँ डाल दो तो यू विल गेट T विल बी M2G माइनस M2 इंटू A, which is M2 इंटू M2 माइनस म्यू M1 बाई M1 प्लस M2 इंटू जी। ये आ जाएगा आपका टेंशन। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा M1 M2G प्लस M2 स्क्वायर G। ठीक है, तो ये आ जाएगा M1 M2G प्लस M2 स्क्वायर G माइनस M2 स्क्वायर G प्लस म्यू टाइम्स M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। तो ये आ जाएगा M1 M2G कॉमन ले लो, 1 प्लस म्यू, ध्यान से देखना, M1 M2G कॉमन ले लो तो आपको दिखेगा आपका आंसर आते हुए M1 M2G 1 प्लस म्यू डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये आ गया आपका एक्सेलरेशन, सॉरी ये आ गया आपका टेंशन। तो ये टेंशन की वैल्यू जो आ रही है, ये है टेंशन। इस वैल्यू को उठा के आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी माइनस म्यू M1G इंटू एल प्लस टी की वैल्यू, पूरा का पूरा अलजेब्रा आ गया आपको। बहुत कुछ आपको इस सवाल से सीखने को मिला कि कैलकुलेशन किस हद तक जा सकती है। इफ वी आर डूइंग दिस, पेशेंटली सॉल्व करना है कैलकुलेशंस में बिना एरर करते हुए। इज इट इक्वल टू हाफ इंटू M1 इंटू वी स्क्वायर। अब हमें ये v निकालना है, तो अब इन दोनों में म्यू M1GL, तो यहाँ पे M1GL कॉमन अगर ले लेते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा माइनस म्यू प्लस 1 प्लस म्यू इंटू M2 बाय M1 प्लस M2। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस M1 म्यू माइनस M2 म्यू, तो ये हो जाएगा M1GL, ध्यान से देखो, और ये आ जाएगा M1 माइनस M1 म्यू माइनस M2 म्यू, माइनस M2 म्यू कट जाएगा, तो इट इज M2 माइनस म्यू टाइम्स M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये आ रहा है मेरा T इंटू एल की वैल्यू इसके साथ जोड़ने के बाद। दिस एंटायर थिंग विल बी इक्वल टू हाफ M1 V स्क्वायर। तो हाफ M1 V स्क्वायर, तो M1 M1 कट जाएगा, तो V की वैल्यू जो आएगी वो आएगी, देखो 2GL M2 माइनस म्यू M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 अंडर रूट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इस पूरे सवाल में, आपने एक चीज नोट किया होगा कि फिजिक्स का काम कब का खत्म हो चुका है,
यहां तक फिजिक्स का काम खत्म हो गया, ये इक्वेशन इक्वेशन लिखने का फिजिक्स का काम खत्म है। इसके आगे आप जो भी कर रहे हो वो पूरा मैथ्स है। क्या आप ये रियलाइज कर पा रहे हो? अभी आप में अगर एल्जेब्रा की बेसिक समझ नहीं है एंड यू आर अनेबल टू सॉल्व दिस बेसिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल, देन यू आर गोइंग टू गेट मडल्ड। क्योंकि यहाँ पे आके आपको पढ़ना वढ़ना सब अच्छा लगेगा, बन गया, लेकिन आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे एग्जाम कंडीशन में। तो यहाँ पे पेशेंस रखना है। अच्छा, ऐसे सवाल एग्जाम में कैसे आते हैं? ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं जब वेरिएबल के टर्म्स में होता है सवाल। तो ऐसे सवालों को जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको फील नहीं आएगी कि इतने इस टाइप के सवालों में टाइम कितना लगता है, और एग्जाम में ऐसे सवालों को उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। मान लीजिए ऐसा सवाल आ गए, तो आपको ये सवाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके बन रहे हैं, ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके बन रहे हैं, देन यू शुड बी वेरी मच क्लियर, राइट, कि यू नो कि हमसे ये सारे सवाल बनेंगे। तो ये एक सवाल से यही सीखना है कि कैसे मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस करने हैं और अपने आंसर लाने हैं। क्योंकि फिजिक्स देखो कब का खत्म हो चुका है। फिजिक्स यहाँ पे सब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, M1 ब्लॉक के ऊपर क्या क्या फोर्सेस लगेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद देखो आप मैथ्स ही कर रहे हो। और मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, ये जो मैथ्स वाला पोर्शन है, यहाँ पे जेई हो, नीट हो, किसी का भी बच्चा हो, दे आर वेरी पुअर इन दिस। और यहीं से फिजिक्स का डर जो है वो रियल स्टार्ट होता है। तो यही चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इससे डरे नहीं, पेशेंसली इसको इक्वेशंस को सॉल्व करें जो कि आपको बेसिक अलजेब्रा से आप समझ में आता है। दैट्स ऑल, ठीक है? इसको लिख लो। तो जो कॉमन वेलोसिटी है वो हमने निकाल लिया ऐसे, ठीक है? अब सवाल ये है कि सर इसको करने का और कोई अच्छा मेथड, इसको करने का एक और मेथड है। क्या मेथड है? आप यहाँ पे सिस्टम मान लो M1 और M2, तो फिर टेंशन फोर्स के बारे में आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। आपने समझा मैंने क्या बोला? आप ना M1 M2 को सिस्टम मानते हुए इसको सॉल्व करो, तो आपको ना टेंशन फोर्स को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाला, फिर आपने टेंशन निकाला, फिर टेंशन का वर्क डन किया, ये जरूरत ही नहीं पड़ेगा, और आपका काम थोड़ा आसान होगा। करें मिलके? आइए मिलके करते हैं। आंसर याद रखना यहाँ पे क्या आ रहा है, एंड नाउ वी विल सी whether we can reach to this answer or not from the second approach. मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं। क्या ये जिसको भी जो नोट करना था, क्या सबने नोट कर लिया? गाइस, मैं बढ़ूं आगे? ओके ओके ओके, फाइन फाइन फाइन, देख ध्यान से। मैं ना अभी इस पूरे को एक सिस्टम ले रहा हूं। जब मैं इस पूरे को एक सिस्टम लूं, सीखोगे आप बहुत कुछ। तो जब मैं इस पूरे को सिस्टम लूं, तो वी डू नॉट वरी अबाउट, वी डू नॉट नीड टू वरी अबाउट टेंशन। क्यों? वाई? क्यों 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 क्यों? क्योंकि टेंशन हैज नाउ बिकम व्हाट? अगर मैंने इसको पूरे को, ये दो ब्लॉक को सिस्टम मान लिया है, सो क्या टेंशन हैज बिकम एन इंटरनल फोर्स। और देखो हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, यहाँ पे मैं कुछ बताना चाहता हूँ। हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी वर्क पावर एनर्जी में, मुझे पता नहीं आपको याद है कि नहीं।
मैं उस स्टेटमेंट को दोहरा रहा हूं आपके लिए, आपको वो नोट्स में लोकेट करना और उसको पढ़ लेना है घर में जाके आज एक बार। मैंने ये बोला था कि वर्क डन बाय एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ टेंशन फोर्स इज ऑलवेज जीरो इफ द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। क्या कोई लोकेट कर पाया अपने नोट्स में ये पॉइंट? फिर से सुनो, वर्क डन बाय, ये मैंने कुछ स्टेटमेंट्स लिखाए थे वर्क एनर्जी थ्योरम में, याद है आपको? वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ने से पहले कुछ स्टेटमेंट्स लिखाए थे हमने। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, एटसेट्रा एटसेट्रा। आर यू ऑल एबल टू लोकेट दोस स्टेटमेंट्स? ठीक, तो मैंने ये बोला था कि वर्क डन बाय एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ टेंशन फोर्स इज ऑलवेज जीरो इफ द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। अब यहाँ पे स्ट्रिंग के नेचर के बारे में बोला नहीं है, तो क्या हम स्ट्रिंग को इनएक्सटेंसिबल ही मानेंगे? यस। सो टेंशन का एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स यहाँ पे जनरेट होगा और उनका वर्क डन टोटल जीरो हो जाएगा। बिकॉज जब हम इसको सिस्टम मान रहे हैं, जिस सिस्टम को मैंने यहाँ पे देखो हाईलाइट किया है, उस सिस्टम में टेंशन इंटरनल फोर्स है और टेंशन का एक्शन रिएक्शन पेयर कैंसिल हो जाएगा। क्या ये समझा? बहुत से लोगों को समझ नहीं आया होगा ज्यादा, जिनका फंडा एकदम क्लियर नहीं है, ठीक है ना, तो उनको मेरे नोट्स देखने पड़ेंगे, है ना, अदरवाइज ये क्लैरिटी नहीं आएगी, ठीक है। तो अब सर वो नोट्स तो हमारे पास नहीं है, हम क्या करें? वो नोट्स के लिए आपको क्लास डिस्कशन में जो चीजें, जिस बच्चे के पास अच्छा नोट्स है उससे बात करें और नोट्स लेके उसका जेरॉक्स करा के अपने पास रखें। पहली बात, खुद का नोट्स बनाना है, खुद का नोट्स बनाना है, बार बार बोल रहा हूं, ताकि जब आप नोट्स बनाओ ना आपकी अकल चले। और रिवीजन 3 महीने बाद भी अगर आप कर रहे हो ना, 1 घंटे अगर आप पूरे नोट्स को देख लोगे, आपको सब याद आ जाएगा। और अगर आपने नोट्स नहीं बनाया, ट्रस्ट मी, आप 1 महीने बाद भी कुछ भी नया बुक उठा के पढ़ रहे हो, आपको सब कुछ नया लगेगा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, आप सुनो। So we do not need to worry about tension. Why? Tension has become an internal force, right? और action reaction pair of internal forces become zero. अब हम समझते हैं, अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करें, आइए मिलके करते हैं। इस सिस्टम के ऊपर क्या क्या फोर्सेस हैं? इस सिस्टम के ऊपर फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं, ध्यान समझते हैं। इस सिस्टम के ऊपर फोर्स लग रहे हैं, देखो, एक लगेगा इसका वेट m1g, ये मेरा सरफेस है मान लो। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन, तीसरा फ्रिक्शन, ठीक है। टेंशन फोर्स तो लेना ही नहीं है बिकॉज वो इंटरनल फोर्स हो गया, यस सर। इधर ये दूसरे वाला जो ब्लॉक है m2, इसके ऊपर लगेगा m2g। अब इन सभी फोर्सेस का वर्क डन मुझे देखना है, ठीक है। तो देखो, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल, मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लिख रहा हूं फॉर द सिस्टम इज इट इक्वल टू डेल के प्लस डेल यू। सब लोग देखें, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव कितना है? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव है फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन, विच इज म्यू into normal reaction into L नेगेटिव। एक्सटर्नल फोर्स में क्या फोर्स है? देखो, एक्सटर्नल फोर्स में m1g है और m2g है। m1g का तो कोई वर्क डन नहीं हुआ, बट m2g का वर्क डन है। बट m2g का वर्क डन क्या डेल यू में घुस जाएगा गाइस? तो एक्सटर्नल फोर्स एक्चुअली कुछ है ही नहीं फिर। ये समझा क्या? बेसिक लॉजिक क्लियर रखो। मैंने एक्सटर्नल फोर्सेस इससे पहले वाले एग्जांपल में कैसे लिया था, फील करो। मैं वापस जा रहा हूं यहाँ पे। क्या एक्सटर्नल फोर्स में मैंने टेंशन को लिया था? बिकॉज यहाँ पे टेंशन एक्सटर्नल फोर्स था, बिकॉज हमने m1 को ही सिस्टम माना। क्या नॉर्मल रिएक्शन को एक्सटर्नल फोर्स लिया था? लिया था। यहाँ पे भी क्या नॉर्मल रिएक्शन एक्सटर्नल फोर्स होगा? होगा सर। क्या इस m2g और m1g को एक्सटर्नल फोर्स मानेंगे? नहीं, m2g और m1g एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा। m2g और m1g तो डेल यू में घुस जाएगा, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस इज कंसीडर्ड एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब ये क्यों होता है, ये मैं पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट जब रिवीजन कराऊंगा नेक्स्ट वीक में, तो वहां पे थोड़ा सा और क्लैरिटी दूंगा। तब तक मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, या मेरा इंस्ट्रक्शन रहेगा, रिक्वेस्ट का रिक्वेस्ट सीखना आपको है। इंस्ट्रक्शन जो मेरा रहेगा वो ये है कि मेरे वर्क एनर्जी थ्योरम के अगर आप लेक्चर्स देख पाओ, पहली चीज तो आपको ये आगे के 5 दिनों में इसके पूरे नोट्स खुद से एक्स्ट्रा टाइम पे पढ़ के कर लेना है, जो बच्चा मेरे से पहली बार सीख रहा है। और जो बच्चा मेरे से सीखा हुआ पहले, वो अपने नोट्स को देख सकता है, राइट। तो आपकी प्रॉपर रिवीजन होगी और आपको कॉन्फिडेंस भी पूरा बिल्डअप होगा। समझा क्या मैंने क्या बोला एवरीवन? ठीक। तो माइनस म्यू इंटू m1 एक्सटर्नल फोर्स क्या है? एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है, बट नॉर्मल इसका वर्क डन 0 है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा है,
और इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्या दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री? ठीक है, तो क्या नॉर्मल रेशियो का वर्क डन 0 हो जाएगा? तो नॉर्मल रेशियो का वर्क डन 0 है। सूडो फोर्स का वर्क डन 0 है बिकॉज ऑब्जर्वर ग्राउंड फ्रेम में है। ये मैं थोड़ा फास्ट फास्ट बोल दे रहा हूँ, सूडो फोर्स का वर्क डन 0 है बिकॉज ऑब्जर्वर ग्राउंड फ्रेम में है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ही हुआ है कि सारे के सारे ऑब्जर्वेशन हम ग्राउंड फ्रेम से ही करके करेंगे। ऐसे बहुत ही रेयर केसेस आएगा जहां पे आपको ग्राउंड फ्रेम को चेंज करके कहीं और फ्रेम से अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी वर्क इंजन थ्योरम, बहुत रेयर। ठीक है ना? तो हम आप ऐसा समझ लो कि आपके लिए तो भैया मतलब मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन ऐसा, अगर साल में ऐसा हो गया कि किसी साल में इक्का दुक्का एक क्वेश्चन आ गया सूडो फोर्स के एप्लीकेशन वाला, तो वो बहुत बड़ी बात होगी। तो जनरली आपके लिए 99% ऑफ द केसेस, 99.9% ऑफ द केसेस ग्राउंड फ्रेम से करना पड़ेगा। क्लैरिटी है? तो 0 0 आ गया डेल के। अच्छा डेल यू क्या होगा? अब डेल यू की बात पहले कर लेते फिर डेल के। डेल यू सबसे पहले यहाँ पे दो कारणों से आती है, एक है ग्रेविटेशन, दूसरा है स्प्रिंग। तो इस केस में किस कारण से आएगी? ग्रेविटेशन सर, स्प्रिंग के कारण से नहीं आ सकती क्योंकि स्प्रिंग है ही नहीं। बिल्कुल सही। तो स्प्रिंग का नहीं है तो बताओ डेल यू क्या लेंगे? क्या डेल यू हो जाएगा, अगर मैं इस रेफरेंस लेवल को, इसको मैं मानता हूं 0 लेवल जहां पे पहले था, तो क्या इस लेवल से ये जो M2 मास है क्या वो नीचे जा रहा है? और हमें पता है कि रेफरेंस लेवल से अगर नीचे जाता है तो जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम नेगेटिव मानते हैं। तो ये आ जाएगा डेल यू आ जाएगा -M2 इंटू जी इंटू एल। और डेल के क्या आएगा? डेल के आएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विच विल बी हाफ इंटू m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। क्या वेलोसिटी v दोनों की होगी, m1 की और m2 की? अब इसको ध्यान से देखो, आप क्या करो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओगे तो ये आ जाएगा, देखो m2gl माइनस म्यू टाइम्स m1gl इज इक्वल टू हाफ इंटू m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, जी एल बाहर निकाल लेते हैं, m2 माइनस म्यू m1 आ गया, 2 को इधर ले जाते हैं 2gl अपॉन m1 प्लस m2 आ गया, और इसका स्क्वायर रूट ले लो, ये आ गया v। जस्ट मैच इट विद द v दैट यू आर गेटिंग हियर, 2gl m2 माइनस म्यू m1 m2। अरे लेकिन इसमें कैलकुलेशन की रिडक्शन देख रहे हो? कैलकुलेशन रिडक्शन के ऊपर गौर करो, क्या कैलकुलेशन रिडक्शन ट्रुमेंडस है अगर हम इसको सिस्टम मान के करते हैं। सारा कैलकुलेशन का झमेला हट जाता है। क्या तुम फील कर रहे हो गाइस? ये आपके लिए सेशन है। आई वांट यू टू पार्टिसिपेट एक्टिवली। अगर अभी भी गधे टाइप के रेस्पॉन्स दोगे ना तो जिंदगी भर सीख नहीं पाओगे फिजिक्स। और फिजिक्स नहीं सीख पाया ना तो तुम्हारा लाइफ में कुछ भी रहा नहीं। बता देता हूँ। क्या ये समझा है? एकदम डिटेल में एक एक चीज समझाइए, ये हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए। अकल वाला तो समझ ही जाएगा, जो एवरेज बच्चा है, बिलो एवरेज बच्चा है, उसको भी समझ में आना चाहिए। क्या ये समझा है? आपको दिख रहा है कैलकुलेशन कितना आसान हो गया? देखो यहाँ पे आपने टेंशन निकालने के लिए बड़े बड़े कैलकुलेशन मारे थे, फिर वो सॉल्व किया, इतना अलजेब्रा किया, फिर आंसर आया। क्या यहाँ पे ये सब हट गया अगर आपने स्मार्टली इस सिस्टम को कंसिडर किया और उसके ऊपर, पूरे सिस्टम के ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया? तो सीखने वाली चीज है कि सिस्टम लेके करने पर बहुत बार चीजें आसान हो जाती है। सिस्टम जब हम कंसिडर करेंगे तो सिस्टम, पूरे सिस्टम के ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो पूरे सिस्टम का चेंज इन जो वर्क डन, नॉन कंसिडर वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन, सूडो के डेल के बदले पूरे सिस्टम के ऊपर लगाएंगे। इसीलिए यहाँ पे देखो डेल के जो था वो हाफ इंटू m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर हुआ। क्या ये सबको समझा? आई होप यू गॉट अ क्लैरिटी, राइट? इसको नोट कर लो क्विकली, फास्ट, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट।
एक सवाल है आपके लिए। एक ब्लॉक है जिसकी मास 9 kg है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ठीक है। ऑन अ रफ अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स F, एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है इसके ऊपर ऐसे, और ये हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है ये 37 डिग्री। ध्यान से देखना। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो है म्यू इक्वल टू 1/3। 2 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है ये। क्वेश्चन है फाइंड वर्क डन बाय F in interval 4 second of motion, 4 second of motion. Find work done by F in interval of 4 second of motion. 4 second of motion में what is the work done by force, ये आपको निकालना है, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं 400 जूल, दूसरा 300 जूल, तीसरा 320 जूल, चौथा 100 जूल। बताओ बताओ कैसे सॉल्व करोगे? ऐसे सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कैसे सॉल्व करोगे? एनी वॉलंटियर्स? कल ही ऐसे सवाल किए थे हमने, याद है? ऐसा मत करो कि कुछ नया सीख रहे हो तो पुराना अप्लाई करना ही भूल जाओ, ये सब ऐसा नहीं चलेगा। क्या इस एफ के दो कंपोनेंट करेंगे एवरीवन? एक आ जाएगा एफ कॉस 37 डिग्री हॉरिजॉन्टल में, विच इज 4f/5, राइट। और इधर आ जाएगा एफ साइन 37 डिग्री विच इज 3f/5, राइट। इस 9 kg का वजन है 90 न्यूटन नीचे, राइट। और इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन जो लगेगा वो लगेगा N1, राइट। क्लियर है? बिकॉज ये चल रहा है तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस तरफ, राइट, which is equal to mu k into n, right। अब ये n1 होगा एक्चुअली। अब ये n1 निकालने के लिए क्या हम न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएंगे इन द वर्टिकल डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो विल वी गेट n1 इज इक्वल टू 3f/5 प्लस 90। ये हमारा पहला इक्वेशन आएगा क्या? दूसरा, बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा क्या गाइस? क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा? गाइस प्लीज पार्टिसिपेट, यस और नो। क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा? तो नेट फोर्स 0 होने के लिए क्या दूसरा इक्वेशन हमारा बनेगा 4f/5 इज इक्वल टू 1/3 ऑफ n1। क्या ये सेकंड इक्वेशन चमका? 4f/5 है इस तरफ और फ्रिक्शन फोर्स जो है वो लग रहा है 1/3 n1, म्यू k इंटू n1। दिस इज व्हाट। अब देखो यहाँ पे क्या क्या वेरिएबल्स है हमारे पास। क्या हमारे पास वेरिएबल है n1 और f, और क्या हमारे पास दो इक्वेशन है। देखो दो इक्वेशन, दो अननोन, क्या सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं हम लोग? एक बार f आ गया तो 4f/5 निकालेंगे और वर्क डन बाय f, 4f/5 के कारण ही आएगा। तो 4f/5 इंटू डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड्स ऑफ मोशन, 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये निकालना है। तो अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो 4 सेकंड में 8 मीटर चलेगा। क्या ये समझा? नहीं आया समझ? ओके, सबसे पहले इसको सॉल्व करके आपको f की वैल्यू क्या मिल रही है बताओ तो। ये सब मैथमेटिकली शार्प होने चाहिए आप। मैथमेटिकली शार्प होने चाहिए आप। अब ये लेके बैठ मत जाना वहां पे कि पता नहीं क्या हो गया। क्या ये आ गया 3f/5 इक्वल टू 30? यू शुड बी मैथमेटिकली शार्प फॉर दिस गाइस। हाँ, I do not have any wherewithal if I have to teach you basic maths of standard 6th 7th level। आपसे होगा नहीं, फिर मैं बता रहा हूँ।
you should be sharp enough to solve these type of equations. ये आपने स्टैंडर्ड 9th 10th में कितना किया है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, किया है कि नहीं किया है? तो ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? खट से आंसर बोलो भाई। एफ की वैल्यू 50 न्यूटन, मैथ्स में आप फंस रहे हो, आप फिजिक्स का आपको इश्यू नहीं है। एफ की वैल्यू 50 न्यूटन है, क्या क्लैरिटी है ये एवरीवन? एफ की वैल्यू कितनी है? 50 न्यूटन, क्लियर है ये? तो एफ की वैल्यू 50 न्यूटन है। अब मुझे बताओ वर्क डन जो हो रहा है कौन से कंपोनेंट ऑफ एफ से कारण वर्क डन हो रहा है? दो कंपोनेंट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, एक है 4f/5, दूसरा है 3f/5। कौन सा कंपोनेंट के कारण वर्क डन होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण। वर्टिकल कंपोनेंट का वर्क डन नहीं होगा क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट जिस डायरेक्शन में लग रहा है उस डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। तो 4f/5 के कारण वर्क डन होगा। तो 4f/5 कितना हो जाएगा? इज इट 40 न्यूटन? और ये कितना चल रहा है? 4 सेकंड में। कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है ये। तो 4 सेकंड में 4 × 2 8 होगा। ध्यान दो आपका आंसर है 320 जूल। अब यहाँ पे जाके एफ निकालने के बाद ये मत करते रह जाना कि एक्सप्रेशन क्या होगा। अरे बोल दिया है सवाल में कि ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और उसी कंडीशन को यूज करके आपने एक्सप्रेशन 0 करके फोर्स निकाल ली कि n1 = 3f/5 + 90 एंड 4f/5 = 1/3 n1। तो 4f/5 = 1/3 n1 आ रहा है इस कंडीशन से कि ये कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी से चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। तो वहां से आ गया। अब ये निकालने के बाद एक्सेलरेशन मत निकाल रहे जाना कि मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल लूंगा फिर s = ut + डिस्कस करूंगा, नहीं, बिकॉज वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तो 4 सेकंड में वो 4 × 2 8 मीटर लगे चलेगा। क्या क्लैरिटी है ये? समझा कि नहीं समझा मैंने क्या बोला अभी? एवरीवन क्लैरिटी है? क्या कॉन्फिडेंस आया गाइस? हमने आज जितने भी क्वेश्चंस किए हैं मैं एकदम बेसिक एस्पेक्ट्स को टच कर रहा हूँ जहां पे बच्चों को प्रॉब्लम होता है। क्या आपको कॉन्फिडेंस आया? क्या आपको लग रहा है कि हाँ ये चैप्टर में अगर मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आता है और फोर्सेस की एनालिसिस करनी आती है तो वर्क पर एनर्जी में कोई खास बात नहीं है? वी विल बी एबल टू डू दैट। Okay, fine. With that, I will stop and we'll meet again in the next series of Booster series. Okay. Bye, everyone.